मैंने ऑक्सीजन ली 2 ग्राम और हाइड्रोजन ली 2 ग्राम, क्या दोनों के मास बराबर है? हेलो, ऑक्सीजन एटम लिया 16 2 ग्राम और ऑक्सीजन गैस ली O2 लिया 2 ग्राम और हाइड्रोजन गैस ली 2 ग्राम, क्या दोनों के मास बराबर है? दोनों के मास बराबर है ना। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ज्यादा है, हाइड्रोजन के ज्यादा है या ऑक्सीजन के? सीधी बात है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से 16 टाइम्स हैवियर है कि नहीं? 60 टाइम्स। अरे O2 का एटॉमिक वेट कितना होता? 32 ग्राम और हाइड्रोजन 2 का H2 का होता 2 ग्राम, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 16 टाइम्स हैवियर हुआ ना, नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। तो अगर दोनों में सेम मास लिए जाए तो मॉलिक्यूल 16 टाइम्स कम होंगे, किसमें? ऑक्सीजन में। समझ में आया ना? तब वो बराबर मास हो पाएगा। अरे हो पाएगा कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। तो अगर दोनों के मास बराबर है और बी का एटॉमिक वेट ए से डबल है, तो इसका मतलब ए के मॉलिक्यूल बी से डबल है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब उसने पूछा है टी हाफ ए का दिया है 4 सेकंड ए का, और टी हाफ बी का दिया है 8 सेकंड, और ये पूछा है कि 16 सेकंड के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो क्या होगा। आप जानते हैं कि n इक्वल टू होता है n0 e की पावर माइनस 0.693 इंटू टी अपॉन टी हाफ। ये होता ना भाई? अरे होता कि नहीं? ये ए के लिए लिखो, ये बी के लिए लिखो, तो यहां पर n0 अपॉन n0 फॉर ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, ये ए के लिए है और e की पावर माइनस 0.693 अपॉन टी हाफ और बी के लिए है कि नहीं भाई? अब ये Na अपॉन एनबी का रेशियो कितना आया, ये निकालना है, और इसका रेशियो कितना था? 2। अरे इसका रेशियो कितना था? 2 था ना, अभी देखा। और दिस माइनस दिस कर दो तो ये आएगा e की पावर माइनस 0.693 और स्मॉल टी की वैल्यू दी है 16 सेकेंड, इंटू 16 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन, ये कितना था? 1 अपॉन 4 माइनस 1/8, था कि नहीं भैया? अरे था कि नहीं? तो ऊपर बचेगा 1/8, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी ये आएगा 2 e की पावर माइनस 0.693 इंटू 2 यानी 6 8 13 यानी 1.386 और वैसे भी एक और बताया था मैंने, इसका तरीका e की पावर से नहीं करना है अगर, तो 2 की पावर से भी कर सकते हैं हम। जैसे n बराबर n0 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ, तो जैसे मैं a की बात करता हूं, यहां a लिख दो, यहां a लिख दो, और b की बात करता हूं तो n भी लिख दो, n0 b लिख दो, और e की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ और b। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। n0 a अपॉन n0 b, ये 2 दिया है इसने, और ये 2 की पावर माइनस 16/4 यानी ये आया 2 की पावर माइनस 1/16/4 यानी 4।
और ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके। ये कितना है 16 अपॉन इसका कितना दिया 8 यानी +2। बोलो हाँ या ना। ए का कितना दिया है Yes, sir. 16 +2. अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा e की पावर -2 की पावर -2 यानी 1 1/4 by यानी 2. 1/2। आंसर इज 1/2। आंसर कितना आएगा इसका, सर ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। सर अरे ये समझ वाला में आया? फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है। वो दूसरा वाला जो रेशियो आया था 2 × e की पावर -1.38 वो तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। अब रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या बला है, मान लीजिए एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव, वो बी में कन्वर्ट हुआ और बी खुद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो सी में कन्वर्ट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं? देखिएगा मैं बता रहा हूं। मान लो एक A1 है, एक A1 है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है T बराबर 0 पर। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है A1 और इसका डिके कांस्टेंट है λ1, जिससे नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना A2, इसका डिके कांस्टेंट है λ2 और नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना A3। ये सीरीज चलती जा रही है हमारी। एक बात ध्यान रखें, T12 is equal to 0.693 अपॉन लैम्डा। ये A2 इज मोर स्टेबल देन A1, तो सीधी बात है हाफ लाइफ ऑफ A2, T12 ऑफ A2 is greater than T12 of A1. This is less than T12 of A3, यानी जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं दे आर मोर स्टेबल। जब मोर स्टेबल है तो उनकी हाफ लाइफ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ने का मतलब इनका लैम्डा कम होता जा रहा है, यानी λ3 is less than λ2 is less than λ1, यानी जिसका जितना ज्यादा लैम्डा है वो उतना ज्यादा अनस्टेबल है। ये बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? फॉर हाई लैम्डा द एलिमेंट विल बी लेस स्टेबल। अरे T12 की वैल्यू जितनी कम आएगी इसका मतलब अनस्टेबल है ना उतना ज्यादा वो। और T12 की वैल्यू कम कब आएगी, जब लैम्डा कम होगा, जब लैम्डा ज्यादा होगा, सॉरी जब लैम्डा ज्यादा होगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? अरे भाई क्लियर है? Yes, sir. हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही कि नहीं आ रही? रिप्लाई करो सब लोग, रिप्लाई करो सब लोग। सर आ रही है बट बहुत कट रहा तुम्हारी आवाज आ रही है मेरी? है। नेटवर्क Yes, सर मैंने sir. नेटवर्क कनेक्शन भी चेक कर लिया बट कट रही है बहुत। तुम ऐसा करो, जो जिससे तुमने फाइबर लगाई ना उसको फोन करो ऑपरेटर को, ठीक है, वो बताएगा क्लियर। ठीक है, मेरी आवाज कट रही है भाई क्या? यस मेरी आवाज कट रही है क्या? चलिए ये बताइए A1 के कारण A2 का प्रोडक्शन रेट क्या है। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस N1 है और इस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियस A2 में N2 है, तो इस समय प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 क्या है? प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 क्या है? λ1 N1 कि नहीं है? दिस इज द प्रोडक्शन रेट ऑफ N1 यानी A2 प्रोडक्शन रेट ऑफ A2, क्योंकि A1 डिके होके क्या A2 में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द प्रोडक्शन रेट ऑफ A2, ठीक है। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेट ऑफ A2 कितना है लिखना पूरा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2
और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A2 कितना है, λ2 N2 कि नहीं है भाई? अरे ये तो पर सेकंड A2 फॉर्म हो रहा है, लेकिन पर सेकंड ये A2 डिसइंटीग्रेट भी हो रहे हैं। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A2 है, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2 है, यानी नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2 क्या है, नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, लाइन लिखना पूरी, लैम्डा N1 इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2, लिया आपने, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2, और लैम्डा 2 N2 लिखो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A2, लिख लिया। अब लिखो नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, यानी इतने बने इतने खत्म हो गए, यानी पर सेकंड कितने फॉर्म हुए, λ1 N1 माइनस λ2 N2, ये लिखिएगा नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, लिख लिया, नेट रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2, समझ गए नहीं समझे? अरे समझ हाँ गए कि नहीं? सर, लिख लिया। Yes, sir. अब जब λ1 N1 बराबर λ2 N2 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम, ध्यान से सुनिए, जब λ1 N1 बराबर λ2 N2 यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ A2 हो जाए, तो उस समय मैक्सिमम नंबर होंगे A2। उसके बाद क्या होगा, N1 कम होगा, N1 क्या होगा, अरे नंबर ऑफ न्यूक्लियस A1 में कम हो जाएंगे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 कम हो जाएगा, जबकि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन तो यही रहेगा, यानी उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर of nuclei in A2 when rate of formation of A2 is equal to rate of disintegration of A2। ये एक इंस्टेंट के लिए होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद ये A1 को कम होना है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 कम होना है, जबकि ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये इंस्टेंट ऐसा होगा, ये सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए आएगा जिस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ A2 होंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं? ये लिख दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ A2 ये होगा λ1 N1 अपॉन λ2, कितना होगा, अरे कितना होगा, λ1 N1 is equal to λ2 N2। ठीक है, समझ में आया? कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यस सर। बोल देते हैं, ठीक है? यस सर। हेलो, कहीं